ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਤੇ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਤਰੀਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਹਾਸਿਆਜਨਕ ਬਿਆਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਦ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी जी तो कोई उम्मीद नहीं है। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे महिलाओं के हक की और महिलाओं के इंसाफ की। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे समाज में महिलाओं के लिए अगर इंसाफ की बात की जाए, उन्हें इंसाफ तो मिलता है लेकिन बहुत समय बाद इंसाफ मिलता है। लेकिन हमारे समाज, हमारे देश में कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्हें इंसाफ मिलता ही नहीं है। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो महिलाओं के इंसाफ के लिए है, उनके साथ अन्याय जो हो रहा है उसके लिए है। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे श्रुति विज से, जो महिलाओं के हक में आज यहाँ पर आई हैं, और इनसे हम खास बातचीत करेंगे कि आज ये क्या कहना चाहेंगी। यहाँ पर महिला आयोग के कुछ मामले ऐसे हैं जो काफ़ी देर से पेंडिंग पड़े हैं, यानी कि बात करें तो अभी तक वो जो इंसाफ है वो महिलाओं के लिए अब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। तो यहाँ पर मैडम मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं श्रुति विज, जिला सैकटरी बीजेपी। जिस तरह कि तुम सब जानते हो, मैं राष्ट्रीय महिला आयोग ਨੂੰ चिट्ठी लिखी सी जिस 'ਚ मैं दसिया सीगा कि IAS महिला अधिकारी ਨੂੰ पंजाब छड्ड के जाना पै गया है। IAS महिला अधिकारी ਨੂੰ पंजाब छड्ड के जाना पै जाता है क्योंकि कांग्रेस के मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी द्वारा उन्होंने गलत मैसेज भेजा जाता है। उन्होंने पंजाब इस करके छड्डना पैंदा है क्योंकि वो महिला सी, कि इसलिए छड्डना पैंदा है कि कांग्रेस के मंत्रियों ਨੂੰ महिलावां ਦਾ सम्मान करना नहीं आता। मैं दावे नाल कह सकनी हाँ, जे कांग्रेस के मंत्रियों ਨੂੰ महिलावां ਦਾ सम्मान करना नहीं आता तो पंजाब ਦੀਆਂ महिलावां ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ महिलावां ਦਾ सम्मान करना सिखा देणगीਆਂ, क्योंकि पंजाब ਦੀਆਂ महिलावां ਨੂੰ अपना सम्मान लेना आता है। तो मैम, आज आप किस महिला के लिए इंसाफ की बात करेंगी? मैम, IAS महिला अधिकारी हैं जिनको चरणजीत सिंह चन्नी जी द्वारा गलत मैसेज भेजा गया था, और मनीषा गुलाटी जी ने मनीषा गुलाटी जी ने मैसेज 2.5 साल बाद चुकिया। मनीषा गुलाटी जी ने पहले तो 2.5 साल मामला पेपरां 'ਚ ही रहिंदा, 2.5 साल तो बाद वो यह मामला दोबारा चुकते ने। मनीषा गुलाटी जी आप कहते हैं कि उन्होंने पंजाब सरकार ਨੂੰ नोटिस भेजा है। जे नोटिस का जवाब पंजाब सरकार नहीं देगी तो वो 12 वजे भुख हड़ताल ते बैठणगे। पर जिस दिन यह तरीक आंदी है भुख हड़ताल ते बैठण दी, उन्हां वल्लों बड़ा ही हास्यजनक बयान भेजा जाता है कि मैं धरने ते केवल महिलावां नूं प्रोत्साहित करन लई किहा सीगा, मैं धरने ते बहना नहीं है। जो उन्होंने धरने ते बहना ही नहीं, जो महिलावां नूं सम्मान दिवा ही नहीं सकते, जो IAS महिला नूं इंसाफ नहीं दिलवा सकते, तो उन्होंने 2.5 साल तो बाद यह मुद्दा क्यों चुकिया? हो सकता है उन्होंने परसनल रिलेशन होन, उन्होंने अपने रिलेशन कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल होन या वो बादलों नूं जानते होन, पर यह एक महिला आयोग है जरा जिहदे विच राजनीतिक नहीं आनी चाहिए। मैं भी एक महिला हाँ। जदों ए मैनू बहुत खुशी हुई जदों इन्होंने यह मामला चुकिया, क्योंकि मैं की तरफ से उस धरने के लिए पूरी तैयारियां की गई होंगी कि उनकी तरफ से महिलाओं के हक में एक धरना दिया जाएगा, तो आप सभी उस धरने के लिए तैयार थी उस वक्त? हाँ जी मैम, मैं धरने लिए पूरी तैयार सी, और मैं सोचा सीगा कि 100 तो वध महिलावां मैं उन्होंने नाल लैके जावांगी, और लैके ही नहीं जावांगी, उन्होंने नाल धरने ते बैठांगी, क्योंकि मैं भी एक महिला हाँ। सब तो पहले मैं एक महिला होने के नाते उन्होंने नाल उत्थे जाके बहती, क्योंकि सब तो पहले इत्थे गल है महिलावां नूं इंसाफ दिलवाउण दी, ना कि कोई पार्टीबाजी की। सानूं महिलावां नूं इंसाफ दिलवाउण लई अगे आना चाहिए। मैनूं लगदा वो अपने पद की गरिमा नूं या अपनी वो जिम्मेवारी नहीं निभा सकते, तद उन्होंने यह गल कीती है। उन्होंने अपने पद की गरिमा नूं बचाना चाहिए सी, और उन्होंने महिला दे नाल खड़े होना चाहिए सी। वध तो वध की हो जाता, उन्होंने चेयरमैन ने छड्डनी पै जाती, पंजाब सरकार उन्होंने चेयरमैन नहीं छड्ड लेंदे, पर जरिए उन्होंने जिम्मेवारी मिली है, जो उन्होंने महिला आयोग के चेयरपर्सन मिली है, तो वो नाल ते खड़े होंदे, वो अपनी जिम्मेवारी तो निभाते, पर इस तो उल्ट वो अपने बयान तो ही मुकर जाते हैं। और उस वक्त तो
उस वक्त मैम जो महिलाएं थी उनका क्या रवैया था उनको लेकर कि उन्हें उनसे आस थी कि वो उन्हें इंसाफ दिलाएंगे और धरने की बात कहकर फिर उस बात को एक मजाक के तौर पर प्रोत्साहित जैसा जो शब्द है वो दिया गया उनकी तरफ से बयान, तो उस पर महिलाओं का क्या उस पर कहना था उस समय? आप जैसा आपने अभी बताया कि आपकी तरफ से पूरी तैयारी की गई थी, तो जब ये बयान उनका आया तो उस समय उन महिलाओं का क्या कहना था? ਮੈਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਲਵਾ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਮਹਿਲਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਮ ਮਹਿਲਾ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗੀ, ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੀਕ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 3-3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? तो बेहद ही बड़ी बात है कि जो महिला आयोग की चेयरपर्सन है मनीषा गुलाटी, जिनसे महिलाएं इंसाफ की आस रखती हैं, लेकिन उनकी तरफ से उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। लंबे लंबे समय तक उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है और इंतज़ार ही नहीं बल्कि और लंबी लंबी तारीखें दे दी जाती हैं, जिनके लिए उन्हें अपने इंसाफ के लिए सालों सालों तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो जी आपके सामने ऐसी और कितनी महिलाएं हैं जो अभी तक इंसाफ की आस कर रही हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जो आज अपने इंसाफ के लिए उनसे गुहार कर रही हैं? मैम ये भी मेरे पास एक और महिलाएं हैं, कई महिलाएं ऐसी जो महिला आयोग से ही पीड़ित है, समाज से नहीं पर महिला आयोग से ही पीड़ित है, जिन्हें जो बड़िया उम्मीदां लेके जाते हैं पर उन्होंने उम्मीदां ते पानी पा दिता जाता है, क्योंकि महिला आयोग ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਾਂਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬਿਆਨ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਾਸਿਆ ਪਦਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਿਆ ਪਦਕ ਬਿਆਨ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਨੇ चिट्ठी लिखी, महिला आयोग ने पंजाब सरकार को इस घटना का स्पष्टीकरण मंगया, पर सरकार ने आज तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिता। मैं ਇਹਦਾ पत्र राष्ट्रीय महिला आयोग ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਈਐਸ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਪੂਰੇ सम्मान ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ कांग्रेस सरकार के मंत्रियों को पता लग सके कि महिला की इज्जत बहुत जरूरी। तो यहाँ पर एक हम जो पीड़ित हैं महिला जिन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला है उनसे भी हम खास बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनकी तरफ से कितनी कोशिशें की गई महिला आयोग की चेयरपर्सन से कि उन्हें इंसाफ दिया जाए और काफ़ी लंबे समय से वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम उनसे खास बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त जो है वो पीड़ित महिला बैठी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगी, कितने समय से वो इंसाफ की मांग कर रही हैं और महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी जिनकी तरफ से उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। तो जी मैम, पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए कि आपको कितने समय से आप उनसे इंसाफ की मांग कर रहे हैं और क्या क्या आपको परेशानियां हैं, क्या क्या आप आज उनसे कहना चाहेंगी? मैं गीता भल्ला, मैं मजीठा रोड सुविधा केंद्र में जॉब करती थी, प्राइवेट जॉब थी मेरी, 10,000 सैलरी थी। इन्होंने जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हमें रखा जाता है, तो इन्होंने डिपार्टमेंट वालों ने हम पर इल्ज़ाम लगा दिया गबन का, जिसमें 3-3.5 लाख का गबन हुआ था। उसमें से इनके ही सरकारी बंदे ने गबन किया था, वो आज तक सीटों पे बैठे हुए हैं और मैंने कुछ भी नहीं किया। 3260 का मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था इन लोगों ने, तो 3260 का इन्होंने मुझे चेक भी वापस दे दिया। जिस दिन मैं पहले दिन लॉकडाउन जब लगाया
मोदी जी ने 2 बजे इन्होंने मुझे कहा कि आप पैसे जमा कराओ, अगर आप पैसे नहीं जमा कराओगे तो आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो मैंने बड़ी घबराहट में आके फटाफट कुछ भी नहीं सोचा, एक अंडरटेकिंग लगा के कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे इस मैटर का कुछ भी नहीं पता। मैं सारे अफसरों से मिलने के लिए गई पर वो अपनी सीटों पे थे नहीं लॉकडाउन करके, तो सभी अपने घर जा चुके थे। तो मैंने अंडरटेकिंग लगा के 3260 जमा करवा दिए। उसमें मैंने यही लिखा था अंडरटेकिंग में कि मेरे पैसे मुझे वापस लौटाए जाएं जब ये मैटर सोल्व हो जाए। फिर मैंने लॉकडाउन में बड़ी हरास हुई, मेरी न्यूज़पेपर में इन्होंने खबरें, डिपार्टमेंट वालों ने खबरें लगवाई कि ये लेडी ने इतना गबन किया, जबकि 3260 का भी मैंने गबन नहीं किया था। इन्होंने 3.5 लाख का गबन मुझ पे थोप दिया न्यूज़पेपर्स में। तो बेहद ही बड़ी बात है कि एक महिला पर, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर जॉब कर रही हैं, उन पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना बहुत ही बड़ी बात है। और जो पक्के, और जो वहाँ पर जो पक्के तौर पर नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी, उन पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, बल्कि जो नए वर्कर्स हैं उन पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाना बेहद ही गलत बात है। तो यहाँ पर हम और बातचीत करेंगे। इसके आगे क्या हुआ? आपने इंसाफ के लिए उनसे मांग की, अपने स्त्री के तौर के होने पर आपने चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी जी से, उनकी तरफ से पहला जो एक्शन था वो क्या लिया? पहले मैडम मैंने फिर लॉकडाउन में मनीषा गुलाटी जी को एक मेल की, जिसमें मैंने लिखा, सारा अपना बयान किया कि मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर कितने टाइम बाद इनकी मुझे कॉल आई कि मैडम आपको चंडीगढ़ बुलाया है। हम चंडीगढ़ गए लॉकडाउन में, अपने पैसे खर्च के, पॉकेट मनी में से खर्च के हम चंडीगढ़ गए। वहाँ हमने मैडम से मुलाकात की। तो पहले दिन तो मैडम ने बहुत मतलब कि हमें सहानुभूति दी कि आप जहाँ आ गए हो, आप बिल्कुल मतलब कि घबराओ नहीं, आप सही रूट पे आ गए हो, तो मैं आपका पूरा साथ दूंगी। हम वहाँ से लेकर आज तक उनको ही देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। हमने किसी की पॉलिटिकल बंदे की सिफारिश भी नहीं थी हमारे पास, कोई पैसा भी नहीं था कि हम किसी को पैसे देकर ये नौकरी ले सके या कुछ कर सके। हमने सिर्फ उनके पास ही गुहार लगाई। पहले दिन तो उन्होंने हमारी बड़ी मतलब की बात सुनी, सब कुछ उन्होंने डिपार्टमेंट वालों को नेक्स्ट डेट पे बुलाया भी। वहाँ पे उनको भी मतलब कि चलो उन्होंने बोला कि आप गलत हो, आपने गलत किया, न्यूज़पेपर पे क्यों छपवाया, ये लेडी जो भी है इसको सीट पे रखो। इन्होंने 3 दिन का हमने बोला मैडम से कि हमें जब तक हमारी ये कोई क्लियर नहीं होता तब तक हमें सीट पर बिठाएं। पर मनीषा गुलाटी जी से मैं एक बात कहना चाहती थी कि मैम, अगर 3 दिन का जो आपने नोटिस निकाला कि 3 दिन के अंदर अंदर इनको बिठाओ, इन लोगों ने वो कागज को कागज ही समझा, महिला आयोग के, ना कि उनका ऑर्डर समझा। कहते हम इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि मनीषा गुलाटी कौन है। हमने इस चीज़ को, हमने ये बात अगली तारीख में मैडम जी को बताई भी कि मैडम इन्होंने तो आपका नोटिस ही नहीं माना, इन्होंने तो हमें बिठाया ही नहीं। आज तक 6 महीने 4 महीने बाद ऐसे करके हमारी मैडम से मुलाकात होती गई। बड़ी मुश्किल से हम खुद ही फ़ोन करते थे, इनकी तरफ से ऑफिस से कोई फ़ोन नहीं आता था। हम खुद ही इनके पीए से बात करते थे कि सर हमें मैडम से एक बार मिलना है, हम लॉकडाउन जा रहा है कोरोना काल में, हमें मतलब कि पैसे नहीं आ रहे, मतलब कि इन्होंने हमारी सैलरी ऑफ कर दी है, घर में इतनी तंगी है, बच्चे की स्कूल की फ़ीस देनी है, मेरे मदर बीमार हैं। पर इन्होंने कोई बात नहीं सुनी। इन्होंने फिर पुलिस लाइन में अपना टाइम रखा, वो भी हमने पूछ के लिया, इनकी तरफ से हमें कोई बुलावा नहीं आया। लास्ट दिन हमें यहाँ से कंपनी से लेटर आती है कि अगर आपने ये लुधियाने में हमें शिफ्टिंग कर देते हैं। मैंने बड़ी आस लगाई कि मैं मैडम से एक बार मिल लूँ, शायद मैडम हमारी अमृतसर में ही सिटिंग करवा दें किसी और सुविधा केंद्र में। हमारा ईस्ट में है सुविधा केंद्र, साउथ में है सुविधा केंद्र, यहाँ वेस्ट में भी है सुविधा केंद्र, कहीं भी मेरी ट्रांसफ़र कर सकते थे, पर इन्होंने तीनों में से कहीं भी मेरी ट्रांसफ़र नहीं की। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई दबाव है, पॉलिटिकल प्रेशर रहा है, या किसी के हक में वो बोल रही हैं? पहले आपको इतनी सहानुभूति देने के बाद और उनका यूँ अचानक फ़ोन ना उठाना, आपकी तरफ बिल्कुल अटेंशन ना देना, पहले आपकी इतनी आपको सहानुभूति दी कि वो आपको पूरा इंसाफ दिलाएंगी, मगर कुछ समय बाद उनका ये जो बदलाव रहा, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या उन पर कोई प्रेशर रहा होगा, या वो किसी के हक में बोल रही हैं? मैम, मुझे तो यही लगता है, मैं जहाँ तक देखूँ तो मुझे उन पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं लगता था। मुझे तो यही था कि उनके पास
क्या पॉलिटिकल प्रेशर होगा, मुझे आप बताइए। अगर उनके पास वो पावर है, वुमेन के लिए पावर है इतनी बड़ी, वो कुछ भी कर सकती हैं, तो किसी को भी सज़ा दे सकती हैं, सारी उनके पास पावर है, तो पॉलिटिकल प्रेशर वहाँ पे क्या करेगा, आप मुझे बताइए। तो इसीलिए मैंने जिस दिन पुलिस लाइन में मैडम लास्ट बार मैडम से मुलाकात की, तो मैंने मैडम को बोला कि मैडम इन्होंने तो मेरी लुधियाने शिफ्टिंग कर दी है। वो उनका जवाब था कि आप पहले ज्वाइन तो करो। भी मैं क्यों ज्वाइन करूं अगर मैंने 3260 का गबन किया ही नहीं, शुरू में लेके अंत तक मैं यही चीज़ कहती हूँ। अभी तक ऐसा कोई बयान भी नहीं मतलब कुछ ऐसा पक्का भी नहीं हुआ था कि आपने ही किया और आपको वहाँ पर नौकरी पे ना बुलाना, आपकी तनख्वाह ना देना। तो मतलब कैसे आपने उनको इंसाफ आपके लिए बेहद करना चाहिए था, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है जब तक आपके ऊपर आरोप पक्के नहीं हो जाते कि आपने ये कार्य किया है या नहीं किया, उससे पहले ही आपको क्या नौकरी से निकाल दिया गया उनकी तरफ से? मैम मुझे उन्होंने मनीषा गुलाटी, मैं इनके यही कहना चाहती हूँ, उन्होंने महिला आयोग के पत्र को कुछ भी नहीं समझा, उन्होंने ज़ीरो समझा इस पत्र को। मेरे डिपार्टमेंट वालों ने, वो कहते हैं हम इस चीज़ को कुछ नहीं समझते। मैं इनको फ़ोन करती थी तो ये कहते थे आप उनसे बात करो, पटियाले में जो हमारे चेयरपर्सन है उनसे बात करो। क्यों बात करूं? अगर मैंने महिला आयोग की तरफ से गुहार लगाई है तो उनको मेरा साथ दें, उनको पूछना चाहिए कि आप ये लड़कियों को क्यों नहीं बिठा रहे हो। पर उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। अंत में उन्होंने मुझे यही कहा कि आपको लुधियाने जाना पड़ेगा, जब आप एक बार ज्वाइन कर लोगे मैं खुद ही आपको यहाँ फिर बिठा दूंगी। पर मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मुझे वहाँ लुधियाना जाने से पहले मुझे रिज़ाइन करना पड़ा। आप ही बताओ, मेरी 10,000 सैलरी है, मैं 10,000 में से लुधियाने जा सकती हूँ और इस कोरोना काल में वहाँ पे सीट पे बैठ के काम कर सकती हूँ? मेरे घर में एक बच्चा है, मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी है। मैंने यही बातें मैडम से बोल दी, पर मैडम से इतनी बातें नहीं हो पाई। सिर्फ उन्होंने हमें 5 मिनट दिए बात करने। उस 5 मिनट में यही हुआ कि आप जाके ज्वाइन करो, बस करो तो सही। ऐसे मैडम ने कहा एक बार ज्वाइन तो करो फिर मैं देखूंगी। मैडम कौन देखता है? यहाँ तो आपका पत्थर ही नहीं किसी ने माना। 3 दिन के लिए आपने जो नोटिस निकाला वही नहीं किसी ने कुछ समझा, तो बाद में ट्रांसफ़र करने की तो बहुत दूर की बात है। तो अब क्या फिलहाल में आप नौकरी कर रही हैं या अभी यूं ही बेरोजगार हैं? नहीं मैडम, मैं यूं ही बेरोज़गार हूँ। मैंने रिज़ाइन कर दिया हुआ है क्योंकि मुझे कोई और ऑप्शन नहीं नज़र आई। मुझे तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण मैं अप डाउन कर नहीं सकती थी। मैंने अपनी कंपनी वालों को, डिपार्टमेंट वालों को बहुत लेटरें लिखी कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप अमृतसर में कहीं भी मुझे लगवा दें, मतलब कि ट्रांसफ़र कर दें। पर हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि हमें लुधियाने काले पानी की सज़ा दे दी? क्या गुनाह किया था हमने? मेरा तो कोई गुनाह, मुझे खुद इन्होंने चेक दिया है 3260 का, मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये मुझे चेक मनीषा गुलाटी मैडम जी से जब मैंने गुहार लगाई, उससे जिस दिन उन्होंने यहाँ पे मेरी, वो कहते थे कि आप अप डाउन नहीं कर सकते, मैं आपकी कंप्लेंट यहीं पे सोमनाथ एसीपी हैं वुमेन के मतलब कि अफसर, तो वहाँ पे हाथी गेट, वहाँ पे आपकी इंक्वायरी लगवा देती हूँ। वो इंक्वायरी लगने से पहले ही मुझे पहले दिन ही ये चेक मिल गया डिपार्टमेंट वालों से 3260 का, जो मैंने गबन किया था। ये लोग बोलते थे कि आपने गबन किया है, वो चेक मुझे वापस दे दिया। और 5 साल मैडम मैंने वहाँ पे नौकरी की है और 5 सालों में इन्होंने ये चेक दे के मुझे नौकरी से निकाल दिया। और ये जो मैडम ने जो हमें मतलब कि 3 दिन का स्टे दिया था कि इनको जब तक ये इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती, डिपार्टमेंट वालों को ये बोला था कि इनको बिठाओ। ये है वो 3 दिन का जो इन्होंने स्टे दिया था, इन्होंने बिठाया ही नहीं, आज तक कर नहीं बिठाया, बुलाया तक नहीं कि कोई आपकी तरफ से लेटर आई है हम डिपार्टमेंट वालों को, या मैडम ने भेजी है, या हमने इनको बिठाना है। वैसे तो मैडम मनीषा गुलाटी ने मैं आपको यही बता रही हूँ कि उन्होंने हमारी तरफ से मतलब कि बोलते रहे हैं कि सहानुभूति भी करते रहे हैं, पर हमें खुद को पता नहीं चला कि अंत में आके ऐसा क्या हो गया। कोई न्यूज़पेपर वाले को नहीं, हमने बोला था मैडम उन लोगों को भी आप करो जिन्होंने हमारे खिलाफ गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, उनको भी आप बुलाओ, उनको भी पूछो भी क्या इस लड़की ने, आपके पास क्या प्रूफ था कि आपने बोला अखबारों में छपवा दिया एक लड़की का कि इसने गबन किया। इन्होंने उनको भी सज़ा नहीं दी। और जिसने ये 3.5 लाख का डिपार्टमेंट के बंदे ने गबन किया है, इन्होंने उनको भी सज़ा नहीं।
इट मीन्स कि जो हमारे एक्सन है मनोहर सिंह, उनको ये बुलाते रहे हैं, वो मैडम के कहने पर आए भी नहीं। अगर इनकी शक्ति इनके पास इतनी पावर है तो इनको महिलाओं की बात बड़े तसल्ली पूर्वक सुननी चाहिए। मैं मानती हूँ मैडम के पास हज़ारों केस आते हैं, पर उनको ध्यान में रखना चाहिए कि कोई बंदा किस स्थिति से गुजर रहा है, कोई लेडी किस स्थिति से गुजरी है, उसके घर में खाने को भी है कि नहीं है। वो बेचारी मुझे मैंने मैडम को FB पर मैसेज भी किए कि मैडम मेरी बेटी के रोज़ स्कूल से मैसेज आ रहे हैं कि आप अपनी फ़ीस दो, बच्चे की फ़ीस दो। मैम मेरे हस्बैंड एक दुकानदार हैं, दुकानें बंद रहती थी कोरोना काल में, तो मुझे आप बताइए कि कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से हम फ़ीसें उतारेंगे। मेरे जो मदर है अपने, वो बीमार रहते थे, मेरा भाई और मैं दोनों ही वो घर मतलब कि अपने मदर और मम्मी पापा का इलाज करवाने में मैं उसकी मदद करती हूँ। तो उस टाइम मैं उसको पैसे भी नहीं दे सकी, ले भाई उस टाइम मेरे मम्मी हॉस्पिटल थे, तो मैं उस टाइम उनको पैसे भी नहीं दे सकी कि ये ले भाई मेरे पास इतने पैसे हैं तू मदद कर ले। पर मेरी खुद की इनकम नहीं आ रही थी, सैलरी आ रही थी, तो मैं कहाँ से उसको पैसे देकर क्या उसकी फिलहाल आपके पास ऐसी कोई भी नौकरी नहीं है कि आपको वहाँ से पूरा पत्तर आ चुका है कि आप नौकरी नहीं कर सकते? हाँ जी मैडम, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। इन्होंने मुझे कंपनी वालों ने अंडर प्रेशर कर दिया कि अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो हम आपको निकाल देंगे। अगर वो हमें निकालने का नोटिस देते तो मुझे मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस लेटर ना मिल पाता, जो कि अभी चलो अभी नहीं मिला, मैंने ऑनलाइन प्रोसेस डाला है। पर मैं यही समझती हूँ कि मुझे बेकसूर ही इस केस में किया गया और मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। मैडम को इंसाफ देना चाहिए था। हमें शुरू से बोलते रहे कि आपको यहीं पे बिठाएंगे, आपको कहीं नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, पर इन्होंने अंत में मुझे बोल दिया कि आप लुधियाना एक बार ज्वाइन तो करो, मैं खुद आपको, अगर आपका लेटर नहीं माना तो वो कैसे आपकी ये भी बात मानेंगे। तो बेहद ही देखो दुख की बात है, आपके सामने जो पीड़ित महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए इस वक्त पर एक अपने ऊपर स्टैंड होना बहुत बड़ी बात होती है। और एक महिला से जब उसकी नौकरी छीन ली जाती है तो उस महिला पर क्या बीतती है ये लोग आप समझ ही सकते हैं। और जो महिला आयोग की चेयरपर्सन है मनीषा गुलाटी, खुद एक स्त्री होने के बावजूद भी उनका दुख नहीं समझा, अपने पास इतनी शक्ति होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाई और एक महिला को इतने लंबे समय तक दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी केवल एक इंसाफ के लिए। और जबकि जो भी उन पर आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, कोई पक्के हुए आरोप नहीं है, कोई उनके पास ऐसा सबूत नहीं है कि जिससे वो साबित कर सके कि जो भी गमन हुआ है वो इन्हीं महिलाओं ने किया है। पर बेहद दुख की बात है कि एक महिला होने के नाते वो दूसरी महिला का दुख नहीं समझ पाई। और इस कोरोना काल के समय में एक महिला जो अपना परिवार चला रही है, अपने बच्चों की फीस भरना उस महिला के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो मैम अब आप क्या मांग करती हैं, क्या आगे आपका एक्शन होगा, क्या आप कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे मैम इंसाफ दिला सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर दिवाइए। अगर आपके पास पावर है उस पावर को यूज़ कीजिए मैडम। अगर आप हमारे शुरू से लेकर अभी तक सहानुभूति करते आए, हम वो अफसरों को बोलते भी आए हैं, पर कुछ अफसर हैं जो आज भी कहते हैं कि हमारा ये लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। ये महिला आयोग के पास जाते रहे, हमें पहले ही पता था कि इनका कुछ भी नहीं होना है। ये बहुत मतलब कि बड़ी बात है कि हम आज बेरोज़गार होकर मैं घर बैठी हूँ। 5 साल मैंने इस नौकरी को दिए हैं, बड़ी ईमानदारी से नौकरी की है, चाहे वहाँ कहीं से भी आप पूछ सकते हैं मजीठा रोड सुविधा केंद्र से। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस केस में इन्वॉल्व हो जाऊँगी। नाजायज़ ही मुझे किस बात की सज़ा दी गई है कि मुझे ये नौकरी से रिज़ाइन करना पड़ा। आज भी अगर मैडम मेरी ये गुहार सुनकर मैंने जो बयान किया है, अगर आज भी मुझे ये नौकरी दिला सकती हैं तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी मनीषा गुलाटी जी से कि अपनी पावर यूज़ करके आप मेरी महिला की बात सुने और एक बार मुझे फिर मौका दें। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा, पीड़ित महिला का भी यही कहना है कि जो मनीषा गुलाटी हैं महिला आयोग की चेयरपर्सन, वो उनसे अभी भी यही मांग करती हैं कि उन्हें इंसाफ जो है वो दिलाया जाए, उनकी नौकरी जो है वो उन्हें वापस की जाए। अपनी इतनी उनके पास शक्ति होने के बावजूद भी अगर वो इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती, उन्हें इंसाफ नहीं दिला सकती, तो उन्हें इस पद से चले जाना चाहिए। एक महिला होने के नाते अगर वो एक महिला को इंसाफ नहीं दिला सकती तो काफ़ी
बहुत बुरी बात है ये एक महिला होने के नाते। अगर आप इनका साथ नहीं दे रही हैं तो आप देख सकते हैं ये पीड़ित महिला, एक महिला के लिए सबसे बड़ी बात होता है कि एक महिला अपने लिए कुछ कर सके, एक नौकरी के सहारे वो अपना घर चला सके, लेकिन एक महिला होने के नाते वो उनका दुख नहीं समझ पा रही हैं और वो इतनी परेशान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से बातचीत की, सारे अपने जो बयान है वो आगे रखे, झूठे इल्ज़ाम जो हैं उन पर लगाए गए हैं। तो अब देखना ये होगा कि इनके इतना मांग करने के बावजूद भी क्या महिला की जो चेयरपर्सन है महिला आयोग की, क्या वो अब आगे क्या स्टेप लेंगी, क्या उनके आगे कार्य होंगे इनके इंसाफ को लेकर। तो इसी के साथ आप हमारी हर खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें लाइव भारत। कैमरामैन मनोज भगत के साथ चंचल भारद्वाज की रिपोर्ट, अमृतसर।